हेलो बच्चों, मैं श्वेता मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज द्वारा संचालित इस ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारे प्रोफेसर्स द्वारा प्रोवाइड लेक्चर्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिवृत्ति, जिसे कि इंग्लिश में एटीट्यूड कहते हैं। अभिवृत्ति क्या है, इसके परीक्षण के बारे में बात करेंगे, इसके उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे, निर्देशन में इसका क्या महत्व है इस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा सब टॉपिक थोड़ा सा है जिस पे बात करेंगे, वो है परामर्शदाता। क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं निर्देशन एवं परामर्श प्रदान करना चाहिए, ज़रूरी है। इसे जो प्रदान करता है उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, वो कौन होता है इस पर बात करेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि हमारा पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि अभिवृत्ति है क्या, या अभिवृत्ति कहते किसे हैं। तो इसके लिए बताएंगे कि मानव जीवन में अभिवृत्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि अभिवृत्तियां ही व्यक्ति के मानसिक व सामाजिक व्यवहारों का दिशा निर्देशन करती हैं या दिशा प्रदान करती हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु या घटना के प्रति जैसी अभिव्यक्ति होगी, व्यक्ति उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करता है। मान लीजिए कोई घटना आपके जीवन में घटित होती है, आपको उससे हार्दिक पीड़ा हुई है, आप उसके प्रति दुख प्रकट करते हैं, संवेदनाएं प्रकट करते हैं। यह आपकी उस घटना के प्रति अभिवृत्ति है और आपका व्यवहार जब भी आप उस घटना को याद करेंगे वैसा ही हो जाएगा। तो यह हुई अभिवृत्ति की बात कि अभिवृत्ति एक मानसिक क्रिया है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसका संबंध सामाजिक परिस्थितियों के साथ होता है। मतलब हम जैसा व्यवहार करते हैं वह सामाजिक संबंध के अनुसार होता है। यह अंग्रेजी भाषा के एटीट्यूड शब्द का हिंदी रूपांतर है। अब एटीट्यूड जो कि लैटिन भाषा के एप्टस शब्द से लिया गया है या उससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुविधा। मतलब आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु या घटना के प्रति जैसा भी आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं वह आपकी सुविधा अनुसार आपके व्यवहार में प्रकट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिवृत्ति का निर्देशन के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभिवृत्ति को और अच्छे से समझने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभिवृत्ति को लेकर अभिवृत्ति की कुछ परिभाषाएं, जैसे थर्स्टन महोदय की परिभाषा है कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिवृत्ति है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यह अभिवृत्ति हमारी सिर्फ पॉजिटिव ही हो, वह निगेटिव वे में भी हो सकती है। अगली बार फ्रीमैन की परिभाषा है, अभिवृत्ति किन्हीं निश्चित परिस्थितियों, व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति संगत रूप में अनुक्रिया करने की वह स्वाभाविक तत्परता है जिसे सीखा जाता है तथा वह अनुक्रिया करने का एक निश्चित स्वरूप बन जाती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी घटना के प्रति हम जैसा भी उसको महसूस कर रहे हैं, जैसी भी संगत उसके साथ कर रहे हैं, वैसी ही अनुक्रिया हम करते हैं। ठीक, अब ये बात हो गई कि अभिवृत्ति कहते किसे हैं। अब अभिवृत्ति को जानने के बाद, उसकी परिभाषाओं को जानने के बाद कुछ मुख्य बिंदु निकल के आते हैं सामने, जिन्हें अभिवृत्ति की विशेषताएं कहा जा सकता है। ये विशेषताएं क्या है? अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं, पहला, इनके मानसिक और सामाजिक पहलू हैं। मतलब यह दो रूपों में कार्य करती है, एक मानसिक रूप से, दूसरा सामाजिक रूप से। दूसरा, व्यक्ति की सहज अनुक्रिया है। मतलब यह ऑटोमेटिक आपके साथ अनुक्रिया होनी ही होनी है किसी चीज़ को लेके। अगर
एक सजग प्राणी है, मनुष्य है, तो वह किसी भी घटना या व्यक्ति के प्रति तुरंत अभिवृत्ति करता है। दूसरा, अभिवृत्ति व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार की होती है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभिवृत्ति का स्वरूप सिर्फ व्यक्तिगत होता है या सिर्फ सामूहिक होता है, यह दोनों रूपों से कार्य करती है। अगली बात, अभिवृत्ति का संबंध मनोभावों से होता है। हम जैसा महसूस करते हैं, हमारे मन को जैसा लगता है, हम उसको ही व्यवहार रूप में प्रकट करते हैं, यही अभिवृत्ति होती है। अगली विशेषता है कि अभिवृत्ति किसी घटना, व्यक्ति, विचार या वस्तु के प्रति प्रतिकूल अथवा अनुकूल भावना का प्रदर्शन करती है। किसी भी चीज़ को लेके हम पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं या निगेटिव वे में सोच रहे हैं, ये दोनों बातें अभिवृत्ति के अंतर्गत शामिल होती हैं। ये कुछ बातें हुई कि अभिवृत्ति का अर्थ, अभिवृत्ति की कुछ परिभाषाएं, अभिवृत्ति की विशेषताओं पे बात हो गई। अब बात करते हैं कि अभिवृत्ति के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार की अभिवृत्ति पाई जाती है। निर्देशन के क्षेत्र में भी अभिवृत्ति के प्रकार होते हैं। देखिए, जिनको डिवाइड किया गया है, पहले में दो भाग है, विशिष्ट अभिवृत्ति और सामान्य अभिवृत्ति। अब ये विशिष्ट अभिवृत्ति क्या है? विशिष्ट अभिवृत्ति जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, विचार के प्रति व्यक्त की जाती है, मतलब जिसे हम जाहिर कर दें, हम अपने व्यवहार के द्वारा उसको प्रकट कर दें, वह होती है विशिष्ट अभिवृत्ति। दूसरी बात आती है सामान्य अभिवृत्ति की। तो अभिवृत्ति जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में सामान्य या सामूहिक रूप से प्रकट की जाती है, उसे सामान्य अभिवृत्ति कहते हैं। मतलब जनरल वे में उसका प्रदर्शन होना ही होना होता है, वो हो जाता है, हमें स्पेशल कुछ नहीं सोचना पड़ता उसके लिए। दूसरी में आती है नकारात्मक और सकारात्मक अभिवृत्ति। अब नकारात्मक अभिवृत्ति क्या होती है? यदि हम किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि को नापसंद करते हैं, हमें वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, हम डिसलाइक कर रहे हैं, तब हम उसके प्रति उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। यह व्यवहार नकारात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। हम दिन भर से भूखा है कोई और उसे नॉनवेज नहीं पसंद है, और वो आपके घर है और आप उसको नॉनवेज ही परोस दीजिए, तो जो उसकी प्रतिक्रिया होगी उस समय, उसे जो चीज़ नहीं पसंद है उसको वही प्रोवाइड किया, वही उसको दिया गया, तो वह एकदम से झल्ला जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। इसी प्रकार की प्रतिक्रिया को नकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। दूसरी है सकारात्मक अभिवृत्ति। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना, विचार इत्यादि के बारे में अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं, मतलब वो चीज़ हमें पसंद है, हम उसको पसंद कर रहे हैं, हमारे मन को अच्छा लग रहा है, तो उसको लेके हमारे विचार सकारात्मक होंगे, हम उसके लिए अच्छा महसूस करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, हमारे व्यवहार में ही प्रकट हो जाएगा कि यह हमें पसंद आ रहा है। तो इस प्रकार की अभिवृत्ति को सकारात्मक अभिवृत्ति कहते हैं। और आखिरी में आती है मानसिक अभिवृत्ति। मानसिक अभिवृत्ति के अंतर्गत मानसिक अभिवृत्ति को सौंदर्य अनुभूति अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति, सामाजिक अभिवृत्ति आदि नामों से पुकारा जाता है। मतलब ये मनुष्य के मानसिक स्तर की क्रियाएं होती हैं जो अपने व्यवहार के द्वारा प्रकट करता है वो, और वह किस क्षेत्र में होती है? सौंदर्य को लेके होती है, मतलब उसे क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अपनी धार्मिकता को लेकर प्रदर्शित करता है कि उसे मतलब जो धार्मिक क्रियाएं वो कर रहा है वो उसको लेकर प्रदर्शित कर रहा है। सामाजिक अभिवृत्ति को लेकर बात कर रहे हैं तो सामाजिक संबंधों को लेकर वो कैसे प्रदर्शन कर रहा है, ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। अब निर्देशन के क्षेत्र में ही नहीं, मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक शिक्षा प्रारूप के आधार पर देखा जाए तो इन अभिवृत्तियों का परीक्षण भी होता है। परीक्षण क्यों अनिवार्य है? जब हम ये जानते हैं कि किन क्रियाओं के द्वारा हमें वो चीज़ें पसंद हैं, हम अपना एक सकारात्मक पक्ष रख रहे हैं, और क्या चीज़ें हमें नापसंद हैं जिनको लेके हम नकारात्मक पक्ष रख रहे हैं, इन चीज़ों को जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि आगे भविष्य में हमें किस मार्ग पे जाना है जिसमें हम अपना अधिक से अधिक उत्तरोत्तर विकास कर सकें।
इसके लिए इस प्रकार के परीक्षणों की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षा को लेकर भी चीज़ें हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग इसीलिए आवश्यक माना जाता है, निर्देशन के क्षेत्र में भी इसलिए आवश्यक है कि यदि व्यक्ति किसी भी परामर्शदाता जो है या निर्देशनदाता जो है वह अगर किसी व्यक्ति या छात्र के अभिवृत्ति को जान लेता है तो उसके अनुरूप उसे निर्देशित करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है, समय की बचत हो जाती है, उसके अनुकूल उसको मार्गदर्शन दिया जा सकता है। तो ये तो बातें हुई कि अभिवृत्ति का परीक्षण की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दें कि अभिवृत्ति का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले बात करते हैं कि परीक्षण अभिवृत्ति के परीक्षण में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं पहले। तो अभिवृत्ति परीक्षण की बात करें तो अभिवृत्ति के परीक्षण के लिए भी 1927 में थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवृत्ति के मापन की बात करी। उन्होंने इस पर कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद अभिवृत्ति के मापन की अनेक विधियाँ प्रविधियाँ यह शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने लगी, इनका प्रयोग होने लगा। वे विधियाँ क्या हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाते हैं, शॉर्टकट में देखते हैं। देखिए, अभिवृत्ति के मापन या वर्गीकरण के लिए या उसके परीक्षण में किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, किन किन प्रकारों से अभिवृत्ति का परीक्षण किया जाता है, इसकी बात करते हैं। तो पहला है व्यवहारिक विधियाँ। ठीक, व्यवहारिक विधियाँ क्या हैं? जिनको व्यवहार में लाया जाता है, आसानी से सरलता से लाया जा सकता है, जिनका प्रयोग किया जा सकता है, वो है प्रत्यक्ष प्रश्न विधि और प्रत्यक्ष व्यवहार निरीक्षण विधि। ठीक, उसके बाद आती है कुछ मनोवैज्ञानिक विधियों के बारे में बात करते हैं जो आपके सामने हैं। युग्म तुलनात्मक विधि, योग निर्धारण विधि, क्रमबद्ध अंतर विधि, समान उपस्थिति अंतराल विधि, विभेदकारिता विधि, एकेलोग्राम विधि, सिमेस्टिक डिफरेंशियल विधि। इन सब के बारे में बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ा सा कमी है। इसके मद्देनज़र बात को यहीं ख़त्म करेंगे आज कि ये कुछ विधियां हैं जिनका प्रयोग अभिवृत्ति के लिए किया जाता है। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में सरलतम रूप से अगर देखा जाए तो व्यवहारिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी समस्या है जो मनोविज्ञान को लेके है या शिक्षा से बहुत गूढ़ स्तर पे है तो उन समस्याओं के हल के लिए ये मनोवैज्ञानिक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। ये तो बात हो गई कि अभिवृत्ति का निरीक्षण कैसे होता है, इनका परीक्षण कैसे होता है, किन विधियों का प्रयोग करते हैं। अगली बात आती है कि अभिवृत्ति जो मापन है उसका उद्देश्य क्या होता है। मतलब इनका जो हम ये निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, किस उद्देश्य से करते हैं इनका परीक्षण? कोई ना कोई तो इसका उद्देश्य होगा ही। तो निर्देशन के क्षेत्र में भी अभिवृत्ति मापन का या अभिवृत्ति के परीक्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण ये पक्ष रखता है अपना। कारण क्या है? कुछ ऐसे बिंदु हैं, जैसे कि पहला है यह जानने के लिए कि वांछनीय अभिवृत्तियाँ किस सीमा तक विद्यार्थी में विकसित हुई हैं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति जन्मजात प्राप्त करता है, कुछ ऐसी अभिवृत्तियाँ हैं जो व्यक्ति के भीतर जन्मजात होती हैं, और कुछ अभिवृत्तियाँ ऐसी हैं जो जन्मजात नहीं होती हैं, वह उसे सामाजिक परिवेश में आकर ग्रहण करता है। तो इस आधार पर हम ये जानने का प्रयास करते हैं अभिवृत्ति मापन के द्वारा कि जो वांछनीय, जो उपयोगिता वाली अभिवृत्तियां हैं वह किस सीमा तक छात्र के अंदर विकसित हो पाई हैं। इनका पता लगाने के लिए अभिवृत्ति का मापन या परीक्षण अनिवार्य होता है। दूसरी बात, विद्यार्थियों को वांछनीय अभिवृत्तियां विकसित करने योग्य बनाना, मतलब उनको इस योग्य बनाना कि जो भी अभिवृत्तियां आवश्यक हैं, जो भी सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए उनके विकास के लिए, वह किस सीमा तक या कहाँ तक वो इसके योग्य बन पाए हैं कि उसका विकास स्वयं के अंदर कर सकें। इस बात का पता लगाने के लिए भी अभिवृत्ति का मापन अनिवार्य होता है। अगली बात कि विद्यार्थियों को समझ सकने में शिक्षकों की सहायता करता है। तब किसी भी बालक का एटीट्यूड क्या है, अगर यह बात शिक्षक की समझ में आ जाए तो निर्देशन या परामर्श दोनों ही क्षेत्रों में यह शिक्षक के लिए बहुत उपयोगी होगा। शिक्षक के साथ साथ
यह छात्र के विकास के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि छात्र क्या है, क्या चाहता है, किस तरह से चाहता है, उसका विकास कैसे संभव है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे संभव है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर के लिए अभिवृत्ति का मापन आवश्यक होता है। अगली बात कि अध्यापकों को उत्तम शिक्षण प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। यह अभिवृत्ति जो है, एटीट्यूड इंसान के अंदर जो होती है, यह उसकी मानसिक क्रिया का स्तर माना जाता है, मानसिक क्रिया का पक्ष माना जाता है। तो शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाया जाए, मतलब बालक की रुचि के अनुकूल शिक्षक अपने शिक्षण क्रिया को कैसे ढाल सकता है, बना सकता है, इसके बारे में भी अभिवृत्ति का मापन सहायक होता है। अगली बात कि भविष्य की व्यावसायिक योजना में विद्यार्थियों की सहायता करता है। कोई भी ज्ञान विद्यार्थी किसी भी संस्था में अगर जाता है, किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम को में प्रवेश लेता है, तो उसका उद्देश्य होता है कि वह व्यावसायिक रूप से अपने आप को स्थिर कर सके, विकसित कर सके और सफलता प्राप्त कर सके। तो इस सफलता की श्रेणी तक पहुंचने के लिए भविष्य की जो भी योजनाएं वो बनाता है, वह अभिवृत्ति मापन के द्वारा संभव हो सकता है। कि जो भी वो व्यावसायिक योजनाएं अपनी बना रहा है, जो भी उसका लक्ष्य है खुद के विकास के लिए कि मुझे क्या बेहतर करना चाहिए, किस क्षेत्र में करना चाहिए, इसके लिए अभिवृत्ति मापन छात्रों की सहायता करता है। क्योंकि जो अभिवृत्ति है वह उसके व्यवहार से प्रदर्शित होती है। तो व्यवहार उसका किस चीज़ के प्रति कैसा है, यह जानने के लिए, या किसी भी वस्तु, व्यक्ति या घटना के प्रति उसका व्यवहार ऐसा होना चाहिए, हमें ये लगता है कि उसके अंदर ये गुण, ये पक्ष होना चाहिए, उसके विकास की बात अगर की जाए तो वह तभी संभव है जब अभिवृत्ति मापन संभव होगा। तो ये बातें हैं कि अभिवृत्ति व्यक्ति का मानसिक पक्ष होता है, मानसिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा वह किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के प्रति अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है। अब यह सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, मतलब पसंद की भी हो सकती है, नापसंद की भी हो सकती है, दोनों बातें निर्भर करती हैं। तो ये बातें हो गई अभी कि अभिवृत्ति का अर्थ, अभिवृत्ति कहते किसे हैं, उसकी कुछ परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा, उसकी विशेषताएं, परिभाषाओं के आधार पर हमने कुछ विशेषताओं पे बात कर ली, उनकी विशेषता क्या होती है, और उसके बाद है कि अभिवृत्ति मापन का उद्देश्य क्या होता है। अब बात करते हैं कि निर्देशन के क्षेत्र में अभिवृत्ति की क्या उपयोगिता है। अच्छा, हम अभी थोड़ा सा ये सोचें कि हमें नहीं पता कि किसी भी व्यक्ति को क्या चीज़ पसंद है, मतलब किस घटना के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति वह क्या नज़रिया रखता है, उसकी सोच क्या है। जब तक हम इस बात का पता नहीं लगा लेते हैं, हम या हमारे द्वारा दिया गया निर्देशन उसके लिए उपयोगी ही साबित होगा, यह पूरी तरह से निश्चित नहीं कहा जा सकता है। तो यह जानने के लिए कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, विचार या घटना के प्रति छात्र या व्यक्ति क्या सोचता है, उसका मानसिक जो विचार है वह उसके प्रति, उसके पक्ष में है या विपक्ष में है, उसके लिए वो सकारात्मक सोच रखता है या नकारात्मक सोच रखता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए निर्देशन के क्षेत्र में अभिवृत्ति का ज्ञान आवश्यक है। यदि परामर्शदाता या निर्देशनदाता यह जानने का प्रयास कर ले कि व्यक्ति की अभिवृत्ति किस चीज़ में कैसी है, तो उसके अनुरूप दिया गया निर्देशन वास्तविक रूप से सही दिशा में दिया गया निर्देशन सिद्ध हो सकता है। अभिवृत्ति का टॉपिक हमारा खत्म होता है कि अभिवृत्ति के उद्देश्य क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या थीं। अब निर्देशन के क्षेत्र में उसका क्या उपयोगिता है, इस पर बात हो गई है। हमारे टॉपिक का एक लास्ट बिंदु था कि परामर्शदाता पे बात होनी थी, कि जब हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि निर्देशन कौन दे रहा है, परामर्श कौन दे रहा है, तो
उस पर बात हुई कि जो भी परामर्श निर्देशन देता है उसके अंदर कुछ तो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नहीं तो हमारे आसपास के लोग भी बराबर परामर्श निर्देशन हमें मिलता रहता है, हमारे आस पड़ोस से, हमारे परिवार में भी। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से किसी एक पक्ष के एक क्षेत्र की बात की जाए तो उसमें प्रदान करने वाला परामर्श जो भी है उस परामर्शदाता के अंदर कुछ विशेष गुण होने चाहिए। आज उसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो वो गुण कौन कौन से हैं इस पे बात करते हैं कि एक परामर्शदाता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए जो उसे एक कुशल परामर्शदाता की श्रेणी में खड़ा करता है। पहला, वह अपने क्लाइंट के साथ या अपने छात्र या किसी व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने की दक्षता रखता हो, मतलब वह उसके साथ एक संबंध बना के चले, तब वह उसे उचित निर्देशन या परामर्श प्रदान कर सकता है। दूसरी बात, परामर्शदाता परामर्श दशा की संरचना सुनिश्चित करने के लिए वह इसमें दक्ष होना चाहिए, मतलब जो भी परामर्श की क्रिया कार्य करने जा रही है, जिस चीज़ को लेकर हम परामर्श देने जा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर संरचना बना के उस पर कार्य किया जाए तो वह अधिक कारगर सिद्ध होती है। तीसरा पॉइंट कि परामर्श संबंध को विकसित करने की दक्षता, मतलब परामर्शन जो है वह जो भी जिसको परामर्श दिया जाए और जो परामर्श दे रहा है उनके बीच अंतर क्रिया होनी चाहिए। एक घनिष्ठ संबंध, एक आपसी संबंध का होना अनिवार्य है। इस संबंध को बनाने की कला उसके अंदर होनी चाहिए। अगली बात कि वह कार्य और आत्म मूल्यांकन में दक्ष हो, मतलब जो भी कार्य वह करने जा रहा है वह उसमें पूरी तरह दक्ष होना चाहिए और जो भी वो मूल्यांकन जो भी वो परामर्श दे रहा है उसने उस परामर्श को किस हद तक किया उसका मूल्यांकन करने में उसको दक्षता हासिल होनी चाहिए, उसका सही मूल्यांकन करने का गुण उसके अंदर होना चाहिए। अगला लास्ट कहा जाएगा कि परामर्शन प्रक्रिया में वह स्वयं का भी अनुसरण करे, अर्थात जो मॉनिटरिंग होती है वह करने की दक्षता हो। वह ऐसा नहीं कि कोई बातें करने के बाद ही सिद्ध हो जाए कि वह अच्छा परामर्शदाता है, मतलब कि स्वयं का अनुश्रवण करे, मॉनिटरिंग कर सके कि हमारा उसके साथ कैसा संबंध है, जिस प्रश्न को लेके वो जिस समस्या को लेके हमारे सामने उपस्थित हुआ है हमारा क्षेत्र वहीं तक है या जो हम परामर्श प्रदान कर रहे हैं वह उसके लिए किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इन सारी चीज़ों में हम कहाँ तक खरे उतरे हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान उसको होना आवश्यक है। ये कुछ उसके गुण हैं जो एक परामर्शदाता के अंतर्गत माने जाते हैं। मतलब हर व्यक्ति परामर्शदाता नहीं बन सकता है, हर व्यक्ति निर्देशनदाता नहीं बन सकता है। कुशल निर्देशन वही प्रदान कर सकता है जिसके अंदर यह निम्नलिखित गुण पाए जाएंगे। ये तो बात हो गई आज हमारे टॉपिक की कि अभिवृत्ति कहते किसे हैं, अभिवृत्ति का क्षेत्र, उसकी उपयोगिता, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं और परामर्शदाता जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि परामर्श देने वाला, परामर्श प्रदान करने वाला, परामर्श जिससे हम प्राप्त करते हैं परामर्शदाता, उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे लेक्चर्स समय समय पर आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मिले सभी नोटिफिकेशंस।